स्टार्ट करते हैं। फिर आज हम देखेंगे अपने इस वीडियो में अगले कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे महासागर होते हैं उनमें क्या होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है या कोई ऐसी सॉल्ट या ऐसी अशुद्धि मिलती है जो जल में क्या होती है, घुलनशील अवस्था में मौजूद होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो एक बीकर हमने लिया, उस बीकर में हमने क्या डाल दिया, महासागर का जल डाल दिया। और हमको जैसा कि पता है महासागर के जल में सॉलिड या मैं बोलूँ सॉलिड घुलनशील इम्प्योरिटी मिलती है, ठीक है, ठोस घुलनशील अशुद्धि प्राप्त मिलती है इसमें, इस समुद्र के जल में या इस महासागर के जल में। उसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सॉल्यूशन को क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, या मैं इस पानी को क्या करता हूँ, ऊर्जा देता हूँ। ऊर्जा होने के कारण क्या होता है, जो ये पानी है ये वाष्प बनकर जो मैंने यहाँ पे ट्यूब लगाई है इस ट्यूब में इकट्ठा हो जाता है इसका वाष्प, और यहाँ से मैं इसमें ठंडे पानी देता हूँ या थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी इसमें डालता हूँ इस ट्यूब के बाहर से, जिसके कारण ये जो वाष्प है ये दोबारा से क्या बन जाता है, एक पानी बन जाता है। और मैं इसको किसी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लेता हूँ, और जो ये मेरी ठोस घुलनशील अशुद्धि थी ये मेरे को यहीं पर मिल जाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया से हम महासागर के शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। जो मेरे को इस बीकर में जो ये पानी मिला है, जैसे कि मैंने ये सेटअप आप देख रहे हैं, सेटअप को मैंने नीचे से हीट किया, हीट करने के कारण जो इसमें पानी था, पानी क्या हुआ, वेपर बना, और वेपर को मैंने जब ठंडा किया तो ठंडा करने के कारण ये जो वेपर थे ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में या वाटर में, जिसके कारण मेरे को जो अशुद्धि है वो इसी बीकर में रही, और जो पानी था वो मेरा एकदम साफ़ या जो प्योर वाटर है वो मेरे को इस बीकर में मिल गया। और इसी प्रक्रिया के कारण हम महासागरों से शुद्ध जल को प्राप्त करते हैं, और इस प्रोसेस का नाम होता है डिस्टिलेशन, DISTILLATION डिस्टिलेशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आसवन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस प्रकार से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है। पूछा है, मान लो एक बीकर है, इसमें क्या रखा है, समुद्र का हमने क्या रखा है, जल रखा है, और इसी में क्या है, नमक भी है, मतलब लवण, लवण का मतलब सॉल्ट या नमक। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हीट कर देंगे। मान लो ये पानी है, इसको हम ऊष्मा प्रदान करेंगे, जिससे क्या होगा, ये पानी जो है उबल जाएगा, और नीचे जो हमको रखा हुआ मिलेगा वो क्या मिलेगा, लवण मिलेगा या नमक मिलेगा या सॉल्ट मिलेगा या क्या मिलेगा, NaCl, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। पानी को उबालना या इवेपोरेट करना, इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। एक बॉइलिंग टेम्परेचर पे ले जाके जहाँ पानी क्या होने लग जाए, बॉयल होने लग जाए, और उससे क्या बन जाए, वेपर बन जाए, ठीक है। जिसके कारण हमको यहाँ नीचे क्या मिलेगा, इस बीकर के सरफेस पे नमक जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा हमको। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, समुद्र के जल से नमक प्राप्त करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है। अब वाष्पीकरण और जो हमारा आसवन है इसमें क्या फ़र्क है, वाष्पीकरण में जो हमने पानी दिया है वो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन आसवन में जो हमने पानी जिसके भाप बना था या जिसके वाटर वेपर बने थे उसको हम ठंडा करके दोबारा किसी बीकर में वापस रखते हैं या वापस कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस होता है आसवन और वाष्पीकरण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। तो वो होता है हमारा प्रभाजी आसवन, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कारण। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापमान अवयव, मतलब हीटिंग एलिमेंट पर जमने वाली सफ़ेद परत में क्या होता है। तो उसमें होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। मान लो हमारे पास एक बीकर में क्या है, हार्ड वाटर है, ठीक है, और मान लो आपने इसको क्या किया, हीट कर दिया। हीट करने के बाद जो इसका सफ़ेद परत नीचे जमती है उसको पूछा गया है कि ये क्या है। तो वो हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स,
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कपड़े धोने वाला सोडा जो होता है वो क्या होता है, जिससे हम आमतौर पर अपने घर में कपड़े धोते हैं। कपड़े धोने वाला सोडा जो है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3, जो कि हमारा कपड़े धोने वाला सोडा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सामान्य लवण कौन सा है, मतलब नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल NORMAL नॉर्मल SALT सॉल्ट, इसी का ही दूसरा नाम होता है टेबल सॉल्ट TABLE टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी नमक को हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, और जो ये है जनरली हमें अपने घर में खाने की टेबल और या फिर रेस्टोरेंट्स में जो जहाँ पे हम खाना खाते हैं उस टेबल पर यही सॉल्ट रखा हुआ मिलता है, जिसका नाम क्या होता है सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। ठीक है, इसी का नाम क्या होता है सोडियम क्लोराइड। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है, मतलब जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में जब हम साबुन लगाते हैं तो वो कपड़ों के साथ हमें झाग क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसमें क्या होती हैं इम्प्योरिटीज़ होती हैं, किसके फॉर्म में कार्बोनेट के फॉर्म में, और वो किसके होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें हार्ड वाटर में, जिसके कारण वो अच्छे तरीके से झाग नहीं देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या घुल जाने के कारण कठोर हो जाता है। तो जब भी हम बात करेंगे हमारे ये जो जल के कठोर होने के कारण होता है उनमें पाए जाने वाले कार्बोनेट, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो या मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, अगर पानी में ये मौजूद हैं तो हम उस पानी को क्या बोलेंगे कठोर जल या हार्ड वाटर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रिया क्या कहलाता है। मान लो जब हमको एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलना है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो हमारा बेकिंग सोडा होता है या खाने वाला सोडा जो होता है उसका हमारा रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, इसी को हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, जिसको हम किस में डालते हैं अपने घर में पकोड़े बनाते समय या ब्रेड पकोड़े बनाते समय जो हम सोडा डालते हैं वो यही होता है। ठीक है, जो वाइट कलर का होता है उसी का फॉर्मूला है NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। मतलब क्वथनांक मतलब ये बॉइलिंग टेम्परेचर पूछ रहा है हमसे, किसका वाटर का। तो जैसा कि हमको पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जिसमें कि 0 डिग्री सेल्सियस हमारे बराबर होता है 273 केल्विन के बराबर। इसी में अगर आप 100 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा है 100 डिग्री सेल्सियस की हमसे वैल्यू पूछी है, तो टोटल होगा हमारा 373 केल्विन। ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा उसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसमें ऐड कितना करना पड़ता है 273। ठीक है, जिसका टोटल कितना होगा कितना 373। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रोगग्रस्त किडनियों के रोगियों को दिए जाने वाले डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त फिनोमेना है कि जब जिन लोगों की किडनी खराब होती है या रोगग्रस्त होती है तो उनको हम क्या देते हैं डायलिसिस। इसमें क्या फिनोमेना होता है, तो जब भी हम डायलिसिस की बात करते हैं जो हम किडनी के पेशेंट्स को देते हैं तो डायलिसिस में क्या होता है ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस होता है डायलिसिस के प्रक्रिया के दौरान। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, तो दूध होता है हमारा इमल्शन का उदाहरण होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा बारूद होता है उसमें क्या देखने को मिलता है सल्फर, नाइट्रेट और कास्ट कोयला यानी चारकोल देखने को मिलता है, या फिर इन तीनों के मिश्रण हम बारूद बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रिजर्वेटिव मतलब खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है। क्या है? प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जिनको किसी भी चीज़ में डालने से उनको हम बहुत लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं, या फिर वो सड़ते नहीं हैं, या उनमें कोई टाइप का फंगस बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपको अधिक समय तक अचार बनाना है या फिर अचार को आपको बहुत लंबे समय तक रखना है, तो आप उसमें क्या ऐड कर देते हैं? या तो नमक ऐड कर देते हैं या फिर तेल की मात्रा अधिक कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन नहीं होता है। ऐसे ही एक प्रिजर्वेटिव है जो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है, वो होता है हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक अम्ल। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कपड़ों के रंग का विरंजन मतलब ब्लीचिंग करने वाला अभिक्रमक रिएजेंट है। मतलब कपड़ों के रंग को ब्लीचिंग बोला जाता है, जो कपड़ों के रंग का ब्लीचिंग करता है वो रिएजेंट कौन सा है? तो हम जैसा कि जानते हैं, जो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, इसके कारण हम कपड़ों को रंगों का ब्लीचिंग किया जाता है। ठीक है, मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग के प्रोसेस में। ब्लीचिंग का प्रोसेस वो होता है जब हम कपड़ों को रंग देते हैं, जैसा कि आपने सुनते हैं ना डाई कराते हैं जब हम, तो वही एक प्रक्रिया होती है ब्लीचिंग के दौरान, जिसमें हम किसी एक सब्सटेंस को क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। मान लो कोई हमारा एक वाइट कपड़ा है और मैं इसको क्या बनाना चाहता हूँ? रेड बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसे क्या करूँगा? इसको खौलते हुए पानी में डालूँगा इस वाइट कपड़े को, और थोड़ा सा इसमें क्या डाल दूँगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड डाल दूँगा और कलर मिलाऊँगा जो कलर मेरे को चाहिए। मान लो इसको मैं रेड मिलाना है, तो उसके साथ ही रेड कलर डाल दूँगा, और थोड़ी देर बाद देखूँगा कि जो मेरा ये कपड़ा है ये वाइट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, तो मैं इसको एक्सोथर्मिक तब बोलूँगा जब इससे क्या निकल रही हो? हीट निकल रही हो। ठीक है, या फिर वो रिएक्शन जिसके करने पर मेरे को क्या मिले? ऊर्जा मिले या ऊष्मा बने, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन को कराने के लिए हमको बाहर से ऊर्जा देनी पड़े, उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? तो जैसे ही मान लो मेरा कोई सॉलिड है, सॉलिड का क्या बन जाना? गैस। सॉलिड का डायरेक्ट गैस बन जाना बिना लिक्विड अवस्था में गए हुए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई जो होती है वो क्या होती है? तो जैसा कि हम जानते हैं, जो भी हमारा रासायनिक यौगिक होगा उसकी न्यूनतम संभव इकाई जो होती है वो क्या होती है? परमाणु होती है। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे क्या होते हैं? मतलब सिल्वर हैलाइड का हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारी फ़ोटोग्राफी प्लेट होती हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो होते हैं हमारे एक रंगहीन होते हैं। रंगहीन का मतलब है जिनमें कोई भी कलर ना हो, वो कौन होते हैं? सिल्वर हैलाइड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है। मतलब फोटोग्राफी में काम आने वाले जो हाइप होते हैं उनका क्या नाम होता है? रासायनिक नाम। तो वो होते हैं हमारे सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का हम इस्तेमाल किस में करते हैं? फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? हमारे हाइपो होते हैं। चलते हैं अपने
अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वृक्षों के समीप या उनके नीचे रातों को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय डैश छोड़ते हैं। तो इसमें से पूछा गया है, मान लो कोई पेड़ है या कोई वृक्ष है, हमको रात के समय उसके नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पौधे जो हैं दिन के समय क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, या दिन के समय भी ऑक्सीजन लेते हैं और रात को क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रात को कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, जिसके कारण बोला जाता है कि हमको रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन पेड़ जो हैं रात को CO2 अधिक मात्रा में रिलीज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिंगुल या चिनाबार का अशुद्ध अयस्क है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा HGS है या Hg जो पाग है ये क्या होता है, Hg होता है मरकरी, Hg होता है मरकरी और इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा। ठीक है, तो जो पारा है ये चिनाबार का क्या है, अशुद्ध अयस्क होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारे वैज्ञानिक उपकरण या साइंटिफिक एपरेटस के पराबैंगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है। मान लो हमें साइंटिफिक एपरेटस में जो हमारे साइंटिफिक उपकरण होते हैं उनमें हमको पराबैंगनी किरणें गुजारनी हैं, इसके लिए हमें सिलिका का कौन सा क्रिस्टलीय रूप जो है वो इस्तेमाल करना होगा। तो वो इस्तेमाल क्या करना होगा, क्वार्ट्ज कांच का। ठीक है, या मतलब क्वार्ट्ज ग्लास का इस्तेमाल करना है जब हमको पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज किसी भी वैज्ञानिक उपकरण में क्या गुजारनी हो उससे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कपूर का को शोधन करने का प्रक्रम है, मतलब किस प्रक्रम के द्वारा हम कपूर का आसानी से शोधन कर सकते हैं। तो वो हमारी विधि है ऊर्ध्वापातन। ये विधि के कारण हम कपूर का शोधन किया जाता है आसानी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस। तो हमको पता है वो गैस या वो हार्मोन जो हरे फलों को पकाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एथाइलिन बोलते हैं। ठीक है, या एथिलीन जो गैस होती है वो हमें पकाने में मदद करती है। ये एक गैसियस हार्मोन होता है जो हरे फलों को जल्दी पका देता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाए जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु है। तो हमारी सर्वाधिक जो सामान्य धातु है जिसको हम घरेलू उपयोग में लाते हैं वो कौन है, एल्यूमिनियम। जैसे कि हमारे घरों में एल्यूमिनियम के दरवाजे लगे होते हैं, एल्यूमिनियम के जो कुंडे आते हैं ना दरवाज़ों में लगते हैं जो कुंडे हैं, या खिड़की के जो फ्रेम होता है वो भी इसी का बना होता है। तो ज़्यादातर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट हमारे घरों में क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्राथमिक सोने की शुद्धता है, मतलब जो हमारा प्राथमिक सोना है उसकी शुद्धता कितनी होती है, वो होती है 24 कैरेट। लेकिन इस 24 कैरेट का नुकसान ये है कि जब भी हम इसकी ज्वेलरी बनाएंगे तो वो बहुत क्या होगी, हल्की होगी। हल्की कहने का मतलब है जब भी हम उसको पकड़ेंगे तो वो इतनी सॉफ्ट होगी कि वो टूट के गिर जाएगी। ठीक है, या फिर वो आसानी से जो क्या है मुड़ जाएगी। हम उसको हाथ में लेंगे और हल्का सा भी मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाएगा क्योंकि वो सोना क्या होगा, प्योर सोना होगा या फिर 24 कैरेट का होगा। इसीलिए जब भी हमको ज्वेलरी बनानी होती है हम इस 24 कैरेट को 22 कैरेट तक रखते हैं, इसमें थोड़ा सी इम्प्योरिटी मिला के। ठीक है, अगर मैं 24 कैरेट सोने में इम्प्योरिटी मिला दूंगा तो ये हमारा 22 कैरेट का बन जाएगा, या फिर मैं 22 कैरेट वाले सोने में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी मिला के अपने लिए क्या बनाता हूँ, ज्वेलरी बनाता हूँ। ठीक है, ताकि वो आसानी से टूटे ना और उसको क्या मिल जाए, स्ट्रेंथ मिल जाए, या उसकी टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ सके। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड हम
क्यों मिलाते हैं या फिर इसके मिलाने का कारण क्या है। तो ये क्या करता है, ये हमारे एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए मददगार होता है, इसीलिए हम इसको पेट्रोल में इसका उपयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा सरपेसिल है ये क्या होता है। तो जो हमारा सरपेसिल है ये क्या होता है, ये एक प्रशांतक होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसकुलाइजर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गन्ने की शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है। तो वो एंजाइम जिसके कारण जो गन्ने की शर्करा है वो जल में अपघटित हो जाती है वो कौन सा होता है, इन्वर्टेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन है हमारा मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक। तो जो हमारा क्लोरोक्विन होता है ये हम मलेरिया रोगियों के उपचार में औषधि की तरह प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित क्रिया करने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। तो जो हमारा पहला कार्बनिक यौगिक था वो क्या था, हमारा यूरिया, जो हमने प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाली धातु। तो वो क्या थी हमारी, तांबा। तांबा को सबसे पहले मानव ने अपने उपयोग में लाई। अगला क्वेश्चन है हमारा सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल, मतलब वो एसिड जिसको हम सम्मोहक की तरह काम में ला सकते हैं वो होता है हमारा बारबीट्यूरिक एसिड। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक आघातवर्धक मतलब मैलेबल धातु है, मतलब इसमें से पूछा है जो मैलेबल धातु है वो सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी। अब देखते हैं मैलेबल क्या होता है। मैलेबल का मतलब होता है, मान लो ये स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगल शेप का आपके पास एक क्या है, धातु है। आपने इसको क्या किया, इस पर हथौड़े मार मार के इसको क्या बना दिया, एक बहुत पतली शीट बना दी। या मतलब आपका जो पेपर होता है ना आपका, जिस पे आप लिखते हैं, उस पेपर के साइज इसको इतना पतला कर दिया। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलेबल। ठीक है, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की। और मेटल में भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारा गोल्ड है और जो हमारा सिल्वर है ये हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैलेबल होता है। ठीक है, मतलब इसकी हम सबसे पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना ऑप्शन, इसमें हमसे दिया गया है जो हमारा सोना है, सोना ही सही होगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा। तो जो गैस की लौ होती है उसका सबसे गर्म हिस्सा होता है हमारा ब्लू जोन या नीला क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन को औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं। तो जो गैसोलीन का उत्पादन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिशर ट्रैप्स प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम इसको कृत्रिम तौर पर औद्योगिक प्रक्रम करते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है क्योंकि ये एक तो सस्ता होता है और दूसरा इसकी क्षमता अधिक होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि जो नदियों का जल होता है इसमें क्या मिला होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। ठीक है, और जो कि वर्षा का जल होता है ये होता है हमारा सॉफ्ट वाटर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध रूप का जल होता है। ठीक है, या जो शुद्धतम जल होता है वो वर्षा का जल होता है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो जैसा कि हम जानते हैं मानव शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ह्यूमन के ब्लड का पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या मतलब हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, हाइड्रोजन की मात्रा का पता लगाने को ही हम क्या बोलते हैं, पीएच। ठीक है, या फिर पीएच से हमको पता लगता है कोई चीज़ कितनी एसिडिक है या फिर कितनी क्या है, बेसिक। ठीक है,
तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे मानव रक्त है उसका पीएच कितना होता है, 7.5 के आसपास होता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है। तो जो 1 माइक्रोन है वो हमारा होता है 0.001 mm के बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनके शरीर में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग है। तो एस्बेस्टस जो कारखाने होते हैं उनमें जो मनुष्य का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग है वो क्या होता है, फेफड़ा, क्योंकि वहाँ पे ऐसी गैसें निकलती हैं जो मनुष्य के फेफड़े में जाकर उनको क्या करती हैं, अधिक प्रभावित करती हैं। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ उनमें वायु प्रदूषण जो है उसके शिकार बनते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो मानव शरीर में या शरीर में डीएनए का जो कार्य होता है वो क्या कार्य होता है, या फिर इसका क्या प्रकार है। तो इसका कार्य क्या होता है, ये जो हमारे बायोजेनेसिस की तरह काम करता है, या फिर मैं ये कहूँ सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा डायलिसिस है वो किन रोगियों को प्रदान किया जाता है। तो जिनका वृक्क विकार हो ये उनको दिया जाता है, जिसमें क्या होती है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो तारपीन का तेल है वो हमको किसकी लकड़ी से मिलता है। तो तारपीन का तेल हमको पाइन या पाइनस की लकड़ी से मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो ये है हमारा लखनऊ में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एंजाइम निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लार की प्रकृति कैसी होती है, मतलब जो ह्यूमन का सलाइवा है उसका पीएच कैसा होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए स्लाइटली एल्कलाइन, SISLIGHTLY, स्लाइटली एल्कलाइन, ALKALINE, एल्कलाइन, अगर ऑप्शन में ये दे तो आंसर तुम्हारा ये होगा। अगर तुम्हारे ऑप्शन में कहीं पर भी स्लाइटली एल्कलाइन का नाम ना हो तो फिर जो तुम्हारा आंसर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, मान लो जो लार की प्रकृति है वो क्या है, एसिडिक है, क्योंकि इसमें उदासीन, अम्लीय, क्षारीय और एम्फोटेरिक दिया गया है। इसमें कहीं पर भी स्लाइटली एल्कलाइन नहीं दिया गया है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्लाइटली एल्कलाइन, लेकिन उसके ना होने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, एसिडिक या फिर स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, जिसका पीएच हम मानते हैं 6.5 के आसपास होता है।